कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके, तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति और नीयत दोनों ही ईमानदार है और उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उनको अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान उनकी बात समझेंगे और आगे भी आशीर्वाद देते रहेंगे। सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। जहां एक ओर सरकार की ओर से लगातार किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी किसान संगठनों का कृषि मंत्री से मिलने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ कई किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और किसानों के बीच भ्रम फैलाए जाने की बात भी कही। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब हमें बुलाया सुनने के लिए, हमने बातें रखी अपनी, तो मंत्री जी का एकदम बहुत बढ़िया निर्णय रहा कि हम इन पर विचार करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो सब जगह हम अपने जितने भी जिलों में हमारा आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश के जिलों में, उत्तराखंड में, या तो उन जगह अभी हम रोकेंगे। तो हमने अपने संगठन की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारा संगठन जो अच्छी चीजें हैं बिल में, उनका प्रचार प्रसार भी करेगा, सरकार के समर्थन में करेगा। इससे पहले भी सोमवार को देश के कई राज्यों के 18 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, तो रविवार को उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। सभी ने नए प्रावधानों का समर्थन किया था और नए कानूनों को किसान के हित में बताया था। इस बीच सरकार की ओर से भी तमाम मंत्रियों ने भी एक बार फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिना आधार के किसानों के नाम पर विरोध करने की बात कही है। कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेता लोग करने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए किसानों के हित में उठाया गया कदम है। नियत और पूरी तरह से इनकी जो है वो नियत में खो है और ये चाहते ही नहीं कि किसानों का कोई मुद्दा उसका समाधान हो, क्योंकि किसानों के जो न सशक्तिकरण के साथी हैं ये और न सफलता के साथी हैं। जब इनके ऊपर बहस करने का समय था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी वो अमेरिका चले गए, लेकिन जैसे ही कानून पास हुए अगले दिन आ गए और पंजाब में जाके राहुल जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए, किसानों को भड़काना शुरू किया। जहां पंजाब और आसपास के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं देश भर से दर्जनों किसान संगठनों ने आगे आकर नए प्रावधानों का समर्थन किया है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 4.85 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में 7.65 लाख हेल्थ केयर वर्करों को और 22.30 लाख फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के माध्यम से आयु के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार करके टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम लगातार संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के द्वारा कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड वार्डों में नियमित राउंड लें ताकि इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में विशेष सतर्कता बरतते हुए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण के लिए जारी तैयारियों पर जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि दुनिया के बाकी देशों अमेरिका, ब्राजील के अलावा यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही कम है। साथ ही उन्होंने आगाह भी किया है कि वायरस के प्रति लोगों को सजगता और सतर्कता बरतने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 के टीकाकरण के लिए देश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भंडारण और वितरण के लिए 29,000 शीत श्रृंखला केंद्रों, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और 41,000 डीप फ्रीजर, 300 सौर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। नेटवर्क के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी है कि देश में भारत में 6 वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है, जबकि एक अन्य जेनोवा कंपनी की वैक्सीन जो कि फाइजर कंपनी के जैसे ही मानकों पर वैक्सीन तैयार कर रही है, उसे भी ट्रायल की इजाजत दे दी गई है। भारतवर्ष की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एजेंसी है हमारी, उनके साथ मिलके जेनोवा एक कंपनी है, फर्म है, बहुत ही इनोवेटिव काम करती है। एक नया वैक्सीन को इजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है और इसमें mRNA की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर वैक्सीन में यूज हुई है। दिस वैक्सीन इफ इट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस विल बी मेंटेनेबल एट नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशन, ये ना नॉर्मल फ्रिज। तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स। दूसरे देशों में लोगों की सावधानियों और बढ़ते टेस्ट के दायरे की वजह से भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। राष्ट्रीय रिकवरी दर और बढ़कर 95.12% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45%, जो कि दुनिया में कोरोना के औसतन मृत्यु दर 2.66% से कम है। साथ ही सक्रिय मामले घटकर 3.4 लाख से भी कम हो गए हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हम 95% से अधिक रिकवरी कर चुके हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। सितंबर के मध्य में हमने सबसे अधिक एक्टिव केसेस देखे थे। एक्टिव केस वो होते हैं जो या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं डॉक्टर की निगरानी में। तो वो 10 लाख से अधिक थे सितंबर के महीने में। फिर अक्टूबर में वो 9 लाख हो गए, 16 अक्टूबर में 8 लाख हो गए और फिर घटते घटते अभी 6 दिसंबर को वो 4 लाख हो गए और वर्तमान में अब वो 4 लाख से भी कम है, 3,50,000 से नीचे चले गए। वहीं टीकाकरण की तैयारियों के बीच मंत्रालय ने आग्रह किया है कि कोविड-19 से बचाव के तरीके सबसे ज्यादा कारगर हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों में मामलों में कमी आने के बावजूद लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है और वे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा टीकाकरण के शुरुआती प्रतिकूल असर के बारे में भी जानकारी साझा की। मंत्रालय ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखकर ही देश में वैक्सीन कंपनियों को इजाजत दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया
कि खतरा अभी टला नहीं है। अभी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कुछ लोगों में अभी भी जटिलताएं आ रही हैं। मृत्यु की संख्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे शीतकाल में अभी अगले 2 महीने बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जब से संक्रमण शुरू हुआ तब से अब तक संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अब बढ़कर 5,41,579 हो गई है। प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 95.38% हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,354 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,852 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 18,382 रह गई है। संक्रमण आज बहुत ही कम हो गया है, निचले स्तर पर है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोगों में अभी भी जटिलताएं आ रही हैं। मृत्यु की संख्या कम हुई है, काफ़ी वो भी निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों में जटिलताएं आ रही हैं। इसलिए जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि पूरे शीतकाल में जाड़े के दौरान अभी अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा सावधान रहने, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब से संक्रमण प्रारंभ हुआ तब से अब तक संक्रमण से उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,41,579 हो गई है और उत्तर प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 95.38% हो गया है, 95.38%। प्रधानमंत्री के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के आह्वान के बाद से ही भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के लिए जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ के सुभाष चंद्र बोस राजकीय कन्या विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं से कोविड से बचाव संबंधित प्रश्नोत्तरी की गई, जिसमें जीतने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक आरपी सरोज, संयुक्त निदेशक सुनील कुमार शुक्ला और कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराधा तिवारी द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्राओं में कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, इसकी अच्छी जानकारी मिली है। जागरूकता प्रतियोगिता हुई जिसमें तकरीबन 160 छात्राओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिभागिता की और मुझे अत्यंत हर्ष है कि प्रश्नों के उत्तर कोविड से संबंधित थे, जिनके उत्तर जो छात्राओं द्वारा दिए गए उससे ये आभास मिला कि बच्चों को कोविड संबंधित पर्याप्त जानकारी है, जो अतिथियों समेत शिक्षकों को भी आह्लादित कर गई और जो उनको नहीं पता था उस प्रश्नोत्तरी क्रम में उनको पता चला। इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं के संदर्भ में और सामाजिक संदर्भ में बहुत लाभकारी होते हैं और होते रहने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। अगले साल जनवरी में सत्र की बैठक आयोजित करना उपयुक्त होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सर्दियों का महीना कोरोना के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है। जोशी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क स्थापित किया है और कोरोना महामारी पर चिंता जताते हुए संसद के शीतकालीन सत्र से बचने की सलाह दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा मुख्यालय पर स्थित सरदार पटेल संस्थान ट्रस्ट और पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर अब तक किसी प्रधानमंत्री ने पटेल जी की मूर्ति को नहीं हाथ लगाया। इस कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर में झंडा फहराने की बात हो या फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरदार पटेल संस्थान हर समाज के कल्याण के लिए है। यहाँ गरीब, निर्धन, मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने और नौकरी की तैयारी में मदद करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने इसके पूर्व देवी पाटन मंडल के 4 जनपदों के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक करके किसान महासम्मेलन में भाग लिया।
स्वतंत्र देव सिंह ने नए कृषि कानून के बारे में कहा कि विपक्षी दल किसान संगठनों को गुमराह करते हैं। जो बिल पास हुआ है कृषि नीति, उस बिल के बारे में जो गुमराह किया जा रहा है कांग्रेस सपा बसपा के द्वारा, ऐसे किसानों के द्वारा, तो ये बिल में कुछ भी नहीं है, केवल किसानों का हित है। मंडी भी परमानेंट रहेगा, लेकिन किसानों की स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी बेच नहीं। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उतरने के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद भाजपा ने तगड़ा पलटवार किया है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव मैदान में उतरता है तो उसका स्वागत है, लेकिन केजरीवाल जैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। केजरीवाल जी ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। अब उनका दावा है कि उनके ऑक्सी मित्र निकले हुए हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऑक्सी मित्र निकले हैं, तो वो ऑक्सी मित्रों से कह देते आपका भी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश की भूमि पे जांच कर लेते, तो शायद उनको ज्यादा समझ आ जाता अनाउंसमेंट के पहले। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में 50 स्मार्ट क्लास बनाए जाने की कड़ी में मंगलवार को नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन है कि प्रदेश के हर स्कूल को एक स्मार्ट क्लास मिले। इसके लिए निजी संस्थानों और संपन्न लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए और उसी कड़ी में HDFC की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है, जो हमारा जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। शेष 49 का एस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से गायब लगभग 18,000 शिक्षकों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। संभवतः इन 18,000 शिक्षकों ने मानव संपदा पोर्टल में अभी तक अपना डेटा फीड नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की जांच की जा रही है। 18,000 लोग जो हमारी लिस्ट में अध्यापक हैं, उन्होंने अपना डेटा फीड नहीं किया है, तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी, तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई।
झुग्गी झोपड़ी में रहकर पक्के मकान का सपना देखने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल उनके सपनों को पूरा कर रही है, साथ ही तमाम प्रकार की होने वाली समस्याओं से भी निजात दिला रही है। कन्नौज जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी जाति और धर्म के गरीब परिवारों की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। पक्का आवास पाकर लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए छिबरामऊ तहसील के सिकंदरपुर इलाके में रहने वाले नफीस ने बताया कि पहले वो छप्पर में रहते थे, कई तरह की परेशानियों से गुजरता था, पक्के मकान का सपना देखता था। उसके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। अब उसके पास पक्का आवास है, अपने पूरे परिवार के साथ वो सुकून से रहता है। पक्के मकान में रहते थे, हमको बरसात और गर्मियों में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको रुपए मिले, उससे हमने ये मकान बनवाया। अब हम पक्के मकान में रहते हैं, हमको बहुत आराम है और बहुत अच्छे से रहते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। बहुत कुछ लाभ है। पहले तो मैं कच्चे में रहता था, छप्पर में रहते थे। जब से मुझे ये आवास मिला है तब से बहुत खुश हूँ। मुझे सहायता मिली है। हमेशा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। पहले छप्पर में रहते थे, उन्होंने कॉलोनी दी, इसमें रहने लगे और इसके बाद में पैसे दिए, उससे मकान बना, मकान में रहने लगे। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि पक्के मकान में रह पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें रुपए दिए, पक्का मकान बनवाया, अब हम पक्के मकान में रहते हैं, खुश हैं, सरकार भी खुश है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। प्रदेश में हिमालय से आ रही है बर्फीली हवाओं से आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ सकता है। अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता। आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रदेश में मौसम की स्थिति क्या रही है और क्या रहेगी। जी, अभी इस समय प्रदेश में नॉर्थ वेस्टर्ली उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हैं, जो कि ठंडी हवाएं हैं, जिनकी वजह से प्रदेश में लगभग सभी जगह पे न्यूनतम तापमान में कमी होगी, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। बाकी दिन में चूंकि हवाएं तेज रहेंगी, 5 से 10 किलोमीटर तक की स्पीड से हवाएं रहेंगी, तो जो कुछ जगह पे सुबह कोहरा होगा वो जल्दी साफ हो जाएगा और दिन में मौसम लगभग साफ रहेगा। अधिकतम तापमान भी सामान्य के करीब ही रहेगा या उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। और जहां तक के रेनफॉल की बात करें तो प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, जो कि पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अगली खबर पर। बरेली स्थित केंद्रीय कारागार में इन दिनों सजायाफ्ता बंदियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी है। ये सब हुआ है केंद्रीय कारागार बरेली के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक श्री RN पांडे और कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के प्रभारी डॉक्टर RK सिंह की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप। वरिष्ठ अधीक्षक श्री पांडे ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर RK सिंह के साथ मिलकर बंदियों के प्रशिक्षण की योजना बनाई और उन्हें प्रशिक्षण दिलवाना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप जेल की बैरक अब तक खाली पड़ी रहती थी और खंडहर बनी जा रही थी। अब उन बैरकों में ऑस्टर मशरूम और बटन मशरूम की फसल तैयार हो रही है, जिसका न सिर्फ स्वाद बंदी चख रहे हैं बल्कि जेल प्रशासन मशरूम को खुले बाजारों में बेचने की भी पूरी तैयारी कर चुका है। सेंट्रल जेल बरेली के वरिष्ठ अधीक्षक श्री RN पांडे ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि सेंट्रल जेल बरेली हमारा में दूसरा जो प्लान है कल मशरूम की खेती का वो लगाया जा चुका है, जिसमें भी 30-40 बंदी हमारे इंगेज हो गए। 28 दिन में मशरूम उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद जेल की खाली पड़ी बैरकों में बटन मशरूम की बिजाई की जाएगी। हमारे पास खाली बहुत सी बैरकें हैं और बंदी हमारा काम करने में सक्षम है, काम करना भी चाहता है। इसी को दृष्टिगत हम लोग बटन मशरूम का भी उत्पादन लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। हम लोगों ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के कैदियों के लिए ये प्रशिक्षण का प्लान किया है। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है,
देखिए, मशरूम के लिए दो तरह की मशरूम है। एक तो धींगरी मशरूम प्लूरेटस जिसे कहते हैं, और दूसरा है बटन मशरूम। तो हम लोगों ने पहले धींगरी का प्रशिक्षण दिया था, वो ऑलरेडी ग्रोथ चल रही है उनकी। और दूसरा अब हम प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं बटन मशरूम बनाने का। बटन मशरूम बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो है कंपोस्ट। तो आज कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जो लगभग 28 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। मेरा नाम बरखा है, मैं आरएचए मशरूम स्पॉन लैब पीलीभीत से आई हूँ। यहाँ पर मैं कैदियों को मशरूम का प्रशिक्षण देने आई हूँ और मैं खुद भी मशरूम की खेती करती हूँ। और यहाँ पर ताकि हमारे जो कैदी भाई हैं वो अपना यहाँ पर प्रशिक्षण ले, अच्छे से सीखें, ताकि वो यहाँ से जब बाहर निकले तो अपना आत्मनिर्भर हो। मशरूम का हम भोजन तैयार करा रहे हैं, यानी उसकी कंपोस्ट तैयार करा रहे हैं। और मशरूम की कंपोस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे 60 कुंटल भूसा लिया गया है, जो कि खेतों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर 30 बंदी जो है इस प्रशिक्षण को अपने हाथों से करके सीख रहे हैं। विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि बंदियों को ढींगरी और बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीलीभीत से मशरूम का प्रशिक्षण देने आई श्रीमती बरखा ने बताया कि वे स्वयं भी बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के विषय विशेषज्ञ श्री रंजीत सिंह ने बताया कि आज यहां पर मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार की जा रही है, जो 28 दिनों में मशरूम उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद जेल की खाली पड़ी बैरकों में बटन मशरूम की बिजाई की जाएगी। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम शुरू करके उद्योग और देश की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित साइबर सैनिकों की मांग को आईआईटी कानपुर द्वारा पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि डिजिटल दुनिया में डिजिटल सीमाओं की भेद्यता सबसे महत्वपूर्ण है और देश में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की मजबूत कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान की डिजिटल दुनिया में डिजिटल सीमाओं की भेद्यता सबसे महत्वपूर्ण है और देश में साइबर सुरक्षा कार्यबल की मजबूत कमी को दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही डिजिटल बुनियादी ढांचे पर किसी भी व्यक्ति संगठनों से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस खतरे की प्रकृति और सर्वव्यापता साइबर सुरक्षा और प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों या डिजिटल सैनिकों में किसी भी देश की रक्षा प्रणालियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाती है। इस आवश्यकता को पूरा करने और देश में प्रशिक्षित और कुशल साइबर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी के साइबर स्पेस के लिए एक समर्पित केंद्र के अलावा साइबर स्पेस में 3 नए मास्टर कार्यक्रम डिजिटल भारत की ओर अग्रसर राष्ट्र को समर्पित और उच्च कुशल जनशक्ति के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने और इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग होता है। इस मास्टर्स प्रोग्राम के द्वारा हम आशा कर रहे हैं कि बहुत लोग इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के टूल्स का प्रयोग करके डिजिटल स्पेस के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। साइबर सिक्योरिटी। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि, विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग हो चुकी है पूरी। पहले चरण में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण के लिए जारी तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए कहा, अन्य देशों के मुकाबले में भारत में कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही है कम। और उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लड़ने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली में हो चुके हैं बेनकाब। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
तेजमयो देवाः महावीर